हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन कराम, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी रोज़ का खेल हुआ। और क्या ही खेल हुआ, मज़ा तो आया है। सारी मैच को डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या फ़ैसला हो सकता था इस मैच का और क्या फ़ैसला आया। तो आज पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स 0 फॉर 2 विकेट्स डाउन शुरू की। पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में आया बैटिंग करने आज, क्योंकि 2 विकेट्स उसकी ओवरनाइट ही गिर चुकी थी और स्कोर 0 था। तो आज आके बाबर आजम और शान मसूद ने थोड़ा सा इनिंग्स को किया स्टेडी और कुछ 70-80 रन की कर दी पार्टनरशिप। लेकिन जो आउट होने का तरीकाकार था शान मसूद का राइट आफ्टर द विकेट ऑफ बाबर आजम, इस पे मैं डिसएग्री करता हूँ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज बड़ी तफसील से कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है शान मसूद को। बाबर आजम की जहां तक बात करें तो बाबर आजम कब रन्स बनाएंगे जब टीम को सबसे ज्यादा उनके रन्स की जरूरत होगी, कब वो सेकंड इनिंग्स में खड़े होंगे, कब वो सेकंड इनिंग्स में खड़े होकर पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। ये बाबर आजम के मतलब की विकेट थी भाई। ये बाबर आजम का 120-30 रन यहाँ पे आराम से आना चाहिए था और ये मैच पाकिस्तान आराम से जीतना चाहिए था। हम अपने होम पे खेल रहे हैं मेरे भाई, विजिटर्स हम पर चढ़े हुए हैं। पहला टेस्ट भी हम इसी तरह बड़ी मुश्किल से हमने बचाया, हमने ड्रॉ किया। दूसरा टेस्ट मैच भी हम जीतने की पोजीशन, पहले हम ड्रॉ की मेंटालिटी से आए, ड्रॉ की मेंटालिटी से हम जीतने की पोजीशन में आए। जीतने की पोजीशन के बाद जैसे ही सलमान अली आगा आउट होते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि फिर ये क्या क्या हुआ। When will Babar Azam stood up for the team? When will he lead the team from the front in the second innings? The most important innings of any test match. फोर्थ इनिंग्स किसी भी पिच के ऊपर खेलना इतना आसान नहीं होता भाई। तो यहीं पे तो आपके स्किल का टेस्ट है ना। कब आप खड़े होकर ये पाकिस्तान के लिए एक लॉरल लेके आएंगे, मैच फिनिश करेंगे, जितवाएंगे। आज भी आप डाउन द लेग साइड एक बिल्कुल कैजुअल शॉट खेल के ब्रेसवेल को विकेट दे बैठे। समझ से बाहर है। एक तो होता है ना कि बॉल अच्छी पड़ जाती है। हमने आपकी सेकंड इनिंग्स में देखा है, जितने भी आपके आप पिछले लास्ट 10 टेस्ट मैचेस हैं, श्रीलंका से अगर शुरू कर लें तो आप बहुत ही कैजुअल बॉल्स पे आउट हुए हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर। आपके अंदर वो तमन्ना ही नजर नहीं आ रही होती सेकंड इनिंग्स में कि मैंने टीम को जो है फिनिश करना है मैच को। तो आज भी बाबर आजम जब आउट होते हैं 80 ऑड समथिंग पाकिस्तान का स्कोर था और तीसरी विकेट गिरती है, ठीक है जी, बाबर आउट हो गया। शान मसूद दी बां केड़े बेलने च आई हुई है कि वो निकल के शॉटे मार रहा है। उसको क्या मैसेज दिया हुआ आपने भाई? वो टी20 क्रिकेट खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, या इंग्लिश ब्रांड खेलने की भी नाकाम कोशिश कर रहा है। वो ना वो तीतर रहा है ना वो बटेर, वो आधा तीतर आधा बटेर बन गया। तू निकल के शॉट मार रहा है यार, तुझे क्या जरूरत है? जबकि बाबर आजम अभी अभी आउट हुआ था, उसने भी निकल के शॉट मारी, खड़े करके आउट हो गया। अब पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें गिर गई, समझे कि 2 कल आउट थे, शान मसूद भी हो गया, बाबर आजम भी आउट हो गया। मी और आते ही सुबह जो है समझ लें कि मीर हमजा तो कल ही आउट हो गया। तो ये हमारी जब 4 विकेटें गिर जाती हैं तो हम तो प्रेशर में आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हम अब प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये जो अप्रोच है हमारे टॉप ऑर्डर की, जैसे कि शान मसूद जो है कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो टेस्ट मैच में टेस्ट की तरह खेलें या वो इंग्लिश ब्रांड खेलें, क्योंकि इंग्लिश टीम हमारी अभी बड़ी फैंटी लगा के गई है, तो वो दिमागों पे असर तो अभी तक है, वो निकल तो सकता नहीं है। लेकिन शान मसूद ने लगता है कुछ ज्यादा ही असर ले लिया इस बात का। चले जी, पाकिस्तान एक मरतबा आ गया बिल्कुल लूजिंग पोजीशन के ऊपर कि यहाँ से जब बाबर शान आउट होते हैं तो लगता था कि यहाँ से पाकिस्तान मैच अब बहुत मुश्किल है कि बचा पाए, पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। लेकिन वहां पे सऊद शकील और आपकी बात करें अगर सरफराज अहमद की, तो उन्होंने आके फिर जो है पाकिस्तानी टीम को संभाला। सरफराज अहमद जो है बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, लेकिन जो प्लान सऊद शकील को दिया गया ना, उस पर मुझे बहुत ज्यादा एतराज है। और इसी से आप पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन बाबर आजम की डिफेंसिव माइंडसेट के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बंदे को उन्होंने कह दिया कि तूने बल्ला ही नहीं उठाना, तूने सिर्फ खड़े रहना है, तूने खड़े रहना है, सरफराज स्कोर करेगा। भाई सरफराज ने क्या जिम्मेदारी ली हुई है? जब आपकी पार्टनरशिप लग गई है, बैक बैक फुट पे जा चुकी है दूसरी टीम, आप फिर भी उनको अपने ऊपर चढ़ने दे रहे हैं, आप फिर भी रन नहीं बना रहे। 146 बॉलें आपने खेल दी,
सऊद शकील ने, और मैं एग्जैक्ट आपको रन्स बताता हूँ ना कि इसने रन्स कितने बनाए हैं सऊद शकील ने। सऊद शकील ने मेरे भाई रन्स बनाए हैं 146 बॉल्स खेल के, सिर्फ 32 रन्स इसने बनाए हैं, 32 रन्स। दिस इज अ क्राइम। चलें ठीक है कि शुरू में आपने स्टडी करना था, लेकिन जब पार्टनरशिप लग गई, 100 रन की भी पार्टनरशिप लग गई आप दोनों के दरमियान, और बल्क ऑफ द स्कोरिंग सरफराज बेचारा अकेला एक एंड से कर रहा है, शॉटें भी मार रहा है, स्वीप्स भी मार रहा है, कट्टे भी मार रहा है, ड्राइव में भी, मतलब सब कुछ वो कर रहा है। दूसरे एंड पे होते कुछ नहीं, वो बेचारा पहली बॉल पे सिंगल लेता था, वो आगे जाकर टुक 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 शुरू कर देता था सऊद शकील। मतलब ये क्या अप्रोच थी, ये आप क्या करना चाह रहे थे ऐसी इनिंग्स खेल के? क्या मैसेज आपको दिया गया था कि आपने कैसी इनिंग्स खेलनी है? जबकि सरफराज जो है वो अपने हिसाब से अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, जिस तरह वो खेलता है आज भी वो वैसे ही खेल रहा था। लेकिन सऊद शकील की जो 146, ऑलमोस्ट आप समझ लें 25 ओवर वो अकेला पी गया, सिर्फ 32 रन बनाए हैं उसने। एक रन फॉर, ये जो रन रेट बनाए तो 1 रन बनता है पर ओवर। इसका हिसाब कौन देगा कि सऊद शकील की जो इतनी स्लो बैटिंग थी, इसका हिसाब कौन देगा? कि कहां इस तरह होता है कि जब आप सेटल हो जाएं, जब आपको पता है कि टीम बैकफुट पे जा चुके, तो क्या आप स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर सकते? मैं कब कह रहा था कि आप छक्के मारें, चौके मारें, क्या आप स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर सकते थे? क्या आपसे एक रन आपको भी लेना नहीं आता? तो जो मेन कल्प्रिट है इस मैच का, क्योंकि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में, क्योंकि पोस्ट लंच जो सेशन था वो सरफराज और सऊद ने खेला। अब आप देखें दूसरे सेशन में सरफराज भी स्लो हुए। 24 ओवर हमने खेले हैं सेकंड सेशन में, और कितने रन बनाए हैं? 54 रन, आउट ही कोई नहीं हुआ हमारा। यानी कि आप हिसाब लगाएं कि चले आपकी 3-4 विकेट्स गिरी हो एक सेशन में, तो फिर तो समझ आती है कि 24 ओवर में 54 रन आपने बनाए। लेकिन जब आपकी विकेट ही कोई नहीं गिरी 24 ओवर तक, और आप 54 रन बना रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन कोई माई का लाल आके मुझे दे दे, मेरे सामने बैठ के मुझे जस्टिफाई कर दे कि जब आपकी विकेट भी कोई नहीं गिरी, दूसरी टीम बैकफुट पे जा चुकी है, 24 ओवर्स में 54 रन बनाने का क्या तुक बनता है? अब आ जाते हैं पोस्ट टी सेशन में, जहां पे अब हमने तेज होना था, क्योंकि अब हमें रन्स चाहिए। अब हमें तकरीबन समझे कि ऑलमोस्ट 150 रन्स चाहिए थे। तो यहाँ पे अब हमने थोड़ा सा तेज खेलना शुरू किया, 4-4.5 के रन रेट के साथ। अब सरफराज खेल रहा है तेज, उधर से वो टुक टुक फिर टुक टुक, सऊद शकील वो फिर सिंगल लेता था, वो टुक, वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ सरफराज, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। भाई तूने 145 बॉलें खेली, 44 बॉलें खेलनी थी, इसने एक चौका मारा और अगली बॉल पे आउट हो गया ब्रेसवेल की स्लिप मार के। क्या था ये, क्या था ये? आपने टीम का मैच जो आप जीत सकते थे, आपने गड़वा दिया उसको। चले जी, सऊद शकील आउट हुआ तो हमने कहा चलो अब आगा आएगा तो आगा थोड़ा तेज खेलेगा, तो वही हुआ, आगा तो अपने हिसाब से नेचुरल गेम खेलता रहा, और एक मरतबा फिर सरफराज की और आगा सलमान की लग गई पार्टनरशिप, और पाकिस्तान सिर्फ 50 रन अवे था जब आगा सलमान आउट होते हैं। चले जी आगा आउट हो गए, लेकिन जैसे ही आगा आउट होते हैं, साथ ही सरफराज को थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग भी हुई। चले मैं मानता हूँ सारा दिन बैटिंग करना आसान नहीं होता, एक विकेट कीपिंग भी करके आए हुए थे वो इतने सारे ओवर्स। लेकिन जब हसन अली आते हैं तो यहाँ पे एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है सरफराज अहमद से। अब मैं इसमें डाउटफुल हूं कि ये क्या सरफराज अहमद का फैसला था या पीछे से बाबर आजम का फैसला था, कि हसन अली को किसने बोला है कि बैट्समैन की तरह खेल, तो फ्रंट फुट पे डिफेंसिव स्ट्रोक कर। भाई 50 रन जब चाहिए हो तो 2-3 हिटें चाहिए आपको, तू 2-3 हिट्स मार। तुझे इतना अच्छा ओवर मिल गया उसका, ईस्ट सऊदी का, तूने एक चौका मारा, तो अगली 5 बॉलों में तुझे फ्लाइट पे फ्लाइट दे रहा है कि मार मार, तू फ्रंट फुट पे डिफेंसिव शॉटें खेल रहा है उसको, तू बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा है वहां पे। अब इसमें मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ये मैनेजमेंट का ही हो सकता है, क्योंकि सरफराज अहमद तो क्रीज पे मौजूद था ना, तो पीछे से इसको कहा गया होगा कि तूने हिटें नहीं मारनी। अब क्योंकि आगा आउट हो गया है, तो अब हमने ड्रॉ के लिए जाना है, क्योंकि आगा सलमान आउट हो गया, तब हमने डिफेंसिव हो जाना है एक बार, तो फिर अपने ड्रॉ के लिए जाना है। जी वेलकम बैक। अजान हो रही थी तो मैंने जरा वीडियो पॉज कर दी। तो मैं बात ये कर रहा था कि जैसे आगा सलमान आउट हुए हैं, तो हम एक फिर बैकफुट पे चले जाते हैं, हसन अली आके टुक टुक शुरू कर देता है। भाई तेरा काम हिटिंग करना था, तेरे साथ सरफराज अहमद एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है, तू आके ट्राई करके 15-18 रन भी तेरी तरफ से आ जाते तो स्कोर वो कहाँ 50 से 35, 30, 35 पे आता, और प्रेशर दोबारा न्यूजीलैंड पे चला जाता। और तू कितनी को रोक लेगा? तुझे रोकनी आती है, तू रोक सकता है, तू मार, जो तुझे तेरा काम है तू मारता ना। सरफराज की भी गलती है कि सरफराज अहमद सिंगल ही नहीं दे रहा हसन अली को।
मसलन वो सरफराज ने कुछ 6-7 सिंगल डिनाई किए जब हसन अली खेल रहा था। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा था। वहां पे पाकिस्तान असल में बैकफुट पे चला गया कि भाई अब हमने मैच जीतने के लिए जाना ही नहीं है, अब हमने सिर्फ ड्रॉ करना है। जबकि जब 40 रन भी पड़े थे हम मैच जीत सकते थे भाई, हमें तब भी 4.5 रन पर ओवर ही चाहिए था। आप अब क्यों ना हम तड़पें, ये एक मैच हम जीत सकते थे, ना सिर्फ ये मैच जीत सकते थे बल्कि इसके साथ हम ये सीरीज भी जीत सकते थे। हमने ना मैच जीता ना सीरीज जीती, ड्रॉ करवा दी। ठीक है जी, हसन अली उसने नहीं बॉल ली, सऊदी ने आके उसको पैड पे मारी, तो आउट। भाई तू किधर का प्लेयर है, तू जो हिटे नहीं मार रहा और फ्रंट फुट डिफेंसिव शॉट नहीं दिखा रहा उनको, तो उसने मार दी पैड पे, चल मेरा भाई बाहर निकल। अब आ जाता है नसीम शाह। नसीम शाह का हमें पता है अच्छी खासी वो भी हिटे मार लेता है। सरफराज अहमद साहब ने क्या किया, सैफी भाई ने सिंगल डिनाई कर रहे, सिंगल ही नहीं ले रहे, फिर 5-6 सिंगल जाया कर दिए, नसीम शाह को नहीं स्ट्राइक दे रहे। ओ भाई आप उसको भी कहते हैं कि तू मार, ट्राई कर, तेरे ऊपर इन्हें फील्ड अटैकिंग करेंगे ना, जब तू एक दो हिट्टे मार दे, जब फील्ड खुल जाएगी तब हम सिंगल शुरू कर देंगे। ठीक है, नसीम शाह से भी सिंगल नहीं लिया, नसीम शाह को भी स्ट्राइक नहीं दे रहे सैफी भाई। मुझे समझ नहीं है कि सैफी भाई को क्या हो गया था, वो अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में चले गए, सिंगल्स भी डिनाई कर रहे हैं, मैं खुद ही खेलूंगा, मैं खुद ही बचा लूंगा। ठीक है जी, ड्रॉ मोड में चले गए। जब अब ड्रॉ, सरफराज तब तक कामयाब था अभी तक इनिंग्स जब भी खेला, जब तक ये जीत का सोच रहा था। जैसे इसके दिमाग में ड्रॉ की आई ना मेंटेलिटी, ये फौरन आउट हो गया। ये सर फौरन आउट हुआ है जब ड्रॉ का इसने सोचा है। ये फौरन ब्रेसवेल ने बॉल कराई है, न्यू बॉल हाथ में थी उसके, लेग स्लिप में आउट हो गया। और तब तकरीबन 4 ओवर्स पड़े हुए थे, 4 ओवर्स पड़े हुए थे और हमारी 9 विकेटें गिर चुकी थी, और अब हम चले गए फुल अल्ट्रा डिफेंसिव में कि मैच बचा लिए किसी तरीके नाल मैच बचा लिए। अबरार अहमद का भला और नसीम शाह का भला हो कि जो 4 में से 3 ओवर खेल गए तकरीबन, और इन दी एंड ड्यू टू बैड लाइट मुकम्मल ओवर्स नहीं हो सके और ये मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान वाज जस्ट मेयर 15 रन्स अवे फ्रॉम द विक्ट्री, जस्ट 15 रन्स। अब किसका कसूर है इसमें? मैं इस चीज पे खुश नहीं होने वाला कि पाकिस्तान ने मैच बचा लिया है, बड़ी ग्रेट एफर्ट है, बड़ा फाइट बैक है क्योंकि आपके 0 पे 2 आउट हो गए थे। मैं नहीं मानता, जिस भी पोजीशन में पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आ चुका था। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता था। हमने एक जीता हुआ टेस्ट मैच ड्यू टू द रॉन्ग टेक्टिकल जो मिस्टेक है ना, अब ये सरफराज की है या टीम मैनेजमेंट की है, ये जो फैसला था हसन अली से हिटिंग ना करवाने का, नसीम शाह से हिटिंग ना करवाने का, उन दोनों को स्ट्राइक ना देने का, इस फैसले ने हमें कॉस्ट किया मेरे भाई। अगर आप इनसे 2-4 हिट्स की कोशिश करवा लेते, कोई 15-20 रन भी आ जाते, तो मैं देखता हूँ कि न्यूज सऊदी कैसे अटैक करता है आपके ऊपर। वो फिर डिफेंसिव हो जाता, फील्ड खोल लेता और नेगेटिव बॉलिंग शुरू कर देते वो। जैसे जब सरफराज और सऊद की पार्टनरशिप लगी हुई थी, जब तब वो नेगेटिव बॉलिंग कर रहे थे ना, सिर्फ ये तो इतनी सी बात थी, जब 35-40 रन चाहिए, आप 2-3 शॉटें लग गई, 15-18 रन आ गए, 20-25 रन जब रह जाएंगे, वो नहीं अटैक करना कर सकेगा फिर आप पे, फिर आपके हाथ में गेम आ जाती दोबारा। तो पाकिस्तान ने 304 रन बनाए, मैच ड्रॉ हो गया, 15 रन और चाहिए थे, हम ये टेस्ट मैच और सीरीज दोनों जीत सकते थे। हमने जीत यूं नजर आ रही थी कि ये जीत है, ये टेस्ट मैच हमारे हाथ में आ रहा है और इनमें सीरीज भी जीत जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम हैं अल्ट्रा डिफेंसिव, हम ड्रॉ करके खुश है, हम पिचेस बनाते ही ड्रॉ के लिए। पूरी दुनिया थू थू कर रही है कि पाकिस्तानीज वर मैनेज टू ड्रॉ अनदर टेस्ट सीरीज एट होम। घर पे हमने ऐसी घटिया 2 पिचें और बनाई कि जिसपे ना न्यूजीलैंड वाले जीत सके ना हम जीत सके। सिर्फ कौन मजे कर रहा है? बैट्समैन। बॉलर्स की है मौत। विजिटर्स आके, बाहर से टीम्स आके हमें डोमिनेट कर रही है। पता नहीं बाबर आजम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कह दे कि हमने सीरीज डोमिनेट की है, टेस्ट सीरीज हमने डोमिनेट की है। उससे तो कोई बईद नहीं है ना, वो तो इंग्लैंड से हार के भी कह रहा था हमने डोमिनेट की है सीरीज, और फिर कह देगा कि हमने सीरीज डोमिनेट की है, हमने बैटिंग बहुत अच्छी की है सेकंड इनिंग्स में, हमारे बॉलर्स ने मैच बड़ा अच्छा खेला है, फलाना धमकाना। लेकिन सर, जो ये जिनका ये हिस्सा ऊपर वाली मंजिल खाली नहीं है ना, वो ये चीज समझ सकते हैं कि ये टेस्ट मैच हम जीत सकते थे, ये सीरीज भी हम जीत सकते थे। हम इस टेस्ट मैच को जीतने की पोजीशन में बहुत अच्छे तरीके से आ चुके थे। न्यूजीलैंड बैकफुट पे जा चुका था, उन्होंने नेगेटिव लाइन और लेंथ से बॉलिंग शुरू कर दी थी। लेकिन हम जो हमेशा टेक्टिकल मिस्टेक्स की वजह से मैच हारते हैं, कि ये जो फैसला था कि हसन अली और नसीम शाह से हिटें नहीं मरवानी,
जबकि सरफराज दूसरे एंड पे मौजूद है। इसी फैसले की वजह से मैच हारे हैं। नंबर 1 तो जो सऊद शकील का स्लो खेल था वो तो है ही है, वो तो कल्प्रिट है ही है कि इतना स्लो कौन खेलता है यार। तू क्या घटिया बैटिंग तू करके गया है, क्या घटिया बैटिंग करके गया है। ये ले ले, शाबाश ले ले मेरे से कि इतना स्लो कि तू स्ट्राइक रेट रोटेट ही नहीं कर सक रहा, तू स्ट्राइक ही रोटेट नहीं कर रहा, स्ट्राइक रेट बेहतर थोड़ा सा भी बेहतर नहीं कर रहा। 146 balls and just 32 runs, simply just not acceptable। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन ये सीरीज जो है वो 1-1 से हो गई है ड्रॉ। अब ओडीआई सीरीज का आगाज हो जाना जी 9 तारीख से, 9 जनवरी से। 3 ओडीआईज हैं, तीनों ओडीआईज भी कराची में ही होने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कराची का जो क्राउड है वो ओडीआईज तो देखने आएगा। खैर आज भी अच्छा क्राउड था, आखिरी दिन कुछ बेहतर क्राउड था टेस्ट मैच के लिए। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता तो क्या ही बात होती, क्राउड के पैसे भी पूरे हो जाते और क्या ही अच्छा होता कि सरफराज अहमद ये टेस्ट मैच जितवाते। लेकिन सरफराज अहमद का नाम है तो सरफराज पे बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद की ये सीरीज एज अ बैट्समैन बहुत अच्छी गई और एज अ विकेट कीपर बहुत ही वर्स्ट गई है। सरफराज अहमद ने इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में तकरीबन 300 और कितने रन बनाए हैं मैं आपको अभी बताता हूँ कि सरफराज ने बनाए हैं सर 335 रन बनाए हैं उसने 2 टेस्ट मैचों में, जिसमें 3 फिफ्टियां और एक बड़ी शानदार जो आज 118 रन की इनिंग खेली है वो शामिल है। और इसी के साथ सरफराज अहमद पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री के सबसे कामयाब तरीन विकेट कीपर बैट्समैन बन गए हैं। रन्स के एतबार से भी सबसे ज्यादा रन अब सरफराज के हो चुके हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर बैट्समैन बन गए हैं वो पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है सरफराज के नाम। वहीं मैं एक और बात करना चाहूंगा कि विकेट कीपिंग में सर आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो नजर आए हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मौकों पे कैचेस छोड़े हैं, स्टंपिंग्स छोड़ी हैं, जिसका जिसका समझे कि दैट कॉस्ट अस द मैच। अगर वो आप स्टंपिंग्स और कैचेस मौकों पे पकड़ते तो शायद पोजीशन कुछ और होती। तो आपने रन्स बना के वो कवर तो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सर आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो विकेट कीपर की है और आपको अपने विकेट कीपिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा सर। अगर विकेट कीपिंग में ऐसे ही मसले हैं तो मैं कहता हूँ सरफराज भाई को एज अ बैट्समैन ही खिला लें टेस्ट में और विकेट कीपिंग रिजवान से करवा लें। 2-2 कीपर खेलते हैं ना टीमों के अंदर, तो खिलाएं आप दोनों को। सरफराज एज अ बैटर खिला दें, मिडिल ऑर्डर में 6ठे नंबर पे खिलाएं सरफराज को। लेकिन एज अ विकेट कीपर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, यू आर नॉट अप टू द मार्क। और आपने बहुत ब्लंडर्स किए हैं विकेट कीपिंग के अंदर और ये चीजें जो है इसको याद रखना चाहिए। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की मैं तारीफ भी कर रहा हूँ एज अ बैट्समैन, लेकिन वहीं पे आपकी जो बुरी विकेट कीपिंग थी वो पॉइंट भी उठाना पड़ेगा कि आपके रिफ्लेक्सेस अब वो वाली बात नहीं रही आप में जो पहले हुआ करती थी। तो ये कंसर्न रहेगा पाकिस्तान के लिए। खैर अब अगला टेस्ट मैच तो बहुत दूर है, तो ये पाकिस्तान का जो होम टेस्ट सीजन था ये उसका आखिरी मैच था। माशाल्लाह पाकिस्तान अपने होम सीजन के अंदर अगर बात की जाए, जब से ऑस्ट्रेलिया आई लास्ट ईयर 3 टेस्ट मैचेस खेलने, फिर इंग्लैंड आई 3 टेस्ट मैचेस खेलने और अब न्यूजीलैंड आई, तो 8 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने अपने होम सीजन में और अल्लाह के करम से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता घर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हारे 1-0 से, इंग्लैंड से 3-0 से सीरीज हारे और ये सीरीज हमने ड्रॉ कर दी। यानी कि ओवरऑल हमने 8 टेस्ट मैचेस जो होम पे खेले हैं उसमें हमने 4 टेस्ट मैचेस किए हैं ड्रॉ 8 में से, और 4 टेस्ट मैचेस हम हारे हैं ऑन द ट्रॉट। 4 टेस्ट मैचेस। ये अजीब ही होम सीजन रहा पाकिस्तान में के लिए अंडर द कैप्टेंसी ऑफ बाबर आजम कि हम अपना होम सीजन इस तरह फिनिश कर रहे हैं। दूसरी टीमें देखें यार, होम में होम टीम का एडवांटेज, होम टीम की अथॉरिटी नजर आती है। बांग्लादेश भी अपने मुल्क में नहीं हारता इतनी आसानी से। इंडिया की फुल फ्लेज टीम को उन्होंने ओडीआई सीरीज हराई, हराई क्या नहीं हराई। तो होम टीम जब खेले ना तो पता चलना चाहिए कि ये विजिटर्स हैं, ये होम टीम है। होम टीम खेलते हुए अथॉरिटी दिखाए कि हमें इन कंडीशंस का आपसे बेहतर अंदाजा है, हम इस विकेट को, हम इस पिच को आपसे बेहतर रीड करते हैं। हमारी टीम मैनेजमेंट की, बाबर आजम की पिच रीडिंग ही नहीं है। इस पिच पे हम एक स्पिनर शॉर्ट खेले, वो 3 स्पिनर्स के साथ सही खेले। हमने जी घास देखी, हमने कहा पता नहीं अच्छे से की हो जाएगा, हमने 3-3 फास्ट बॉलर खिला लिए, जबकि कुछ भी नहीं था इस पिच में, कुछ भी नहीं था। आप देखेंगे इन दी एंड 300 पे 300 भी चेज होने लगा था 5वें दिन पूरी ठीक है, खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे, तो ये थी पिच। तो हाईवेज पे हाईवेज बने इस पूरे सीजन में।
पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की इस होम सीजन में। आप इंग्लैंड के मैचेस देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देख लें, इवन के न्यूजीलैंड के मैचेस देख लें, इंतहाई बोरिंग क्रिकेट हुई इस पूरे होम सीजन में पाकिस्तान की जानिब से। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैचेस उठा लें, इंग्लैंड के तीनों टेस्ट मैचेस उठा लें और न्यूजीलैंड के दोनों टेस्ट मैचेस उठा लें, पाकिस्तान किसी एक मैच में भी डोमिनेटिंग पोजीशन में कभी भी नहीं आया कि जहां ये लगे कि ये पाकिस्तान मैच जीत रहा है। पाकिस्तान हमेशा जो है डाउन द स्ट्रीम था, पाकिस्तान जो है हमेशा मैच बचाने के चक्करों में लगा हुआ था, पाकिस्तान हमेशा अंडर प्रेशर था। हमने अपने इस होम सीजन के अंदर अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें तो हम किसी मैच में भी डोमिनेटिंग पोजीशन पे या अपर हैंड वाली पोजीशन पे कभी भी नहीं आए। हम हमेशा निचली पोजीशन पे रहे, हम हमेशा अंडर प्रेशर रहे, हम हमेशा मैच बचाने की कोशिश करने में लगे रहे, जबकि जो विजिटर्स टीम थी वो हम पे डोमिनेट करके गई हैं। और न्यूजीलैंड ने भी डोमिनेट ही किया भाई, न्यूजीलैंड नीचे लगा ही नहीं। पहला मैच भी आपने बड़ी मुश्किल से बचाया, वो ड्रा हो गया। आपने ड्रामा किया कि जी लो 15 ओवर में जरा कर दो 138, जबकि आपको पता था कि 5-6 ओवरों के बाद वैसी बैड लाइट हो जानी है। ये मैच भी आपने जो है बचाते बचाते जीतने की पोजीशन में आया, जीतने की पोजीशन दोबारा बचाने की पोजीशन में चले गए। बड़ी औखी आपने ये मैच आखिरी विकेट पे ये मैच ड्रॉ किया, आखिरी विकेट पे न्यूजीलैंड वर ऑन द टॉप ऑफ यू। तो पाकिस्तान ने अपना होम सीजन कर लिया जी खत्म। 8 टेस्ट मैचेस, 4 मैचेस ड्रॉ, 4 मैचेस हारे, एक मैच भी नहीं जीता। कांग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम एंड टीम मैनेजमेंट। इस खूबसूरत, इस डोमिनेटिंग होम सीजन के लिए मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। सिर्फ जो एक अच्छी बात हुई है कि इस सारे सीजन में हमें जो चीज मिली, एक अबरार अहमद मिला, अच्छा बॉलर है, इसको ग्रूम किया जा सकता है। अगर इसको अच्छी पिचेस, थोड़ी तेज पिचेस, बाउंसी पिचेस मिलेंगी तो ये वहां पे ज्यादा डेंजरस होगा। दूसरा जो है सऊद शकील की शक्ल में एक अच्छा बैट्समैन मिला, लेकिन उसका जो गेम ऑफ प्ले है, जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन टेक्निक वाइज बहुत ही सॉलिड लगा वो। और तीसरी सरफराज अहमद की जो वापसी हुई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो बहुत ही खुशाइन रही सरफराज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। एक बात है, जब से सरफराज आया उसने बाबर को मैच हारने नहीं दिया। ये दोनों टेस्ट मैचेस आप देख लें, उसने हारने नहीं दिया। दोनों मैचेस ड्रॉ हुए, दोनों मैचेस में सरफराज का कुलीदी किरदार था। पहले टेस्ट मैच में इमाम के साथ सरफराज का बड़ा कुलीदी किरदार था, और दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज और शाह, इसका अपना जो बच्चा आया नया सऊद शकील, इसके साथ बड़ा कुलीदी। तो सरफराज अहमद की दोनों टेस्ट मैचेस में उसने इंपैक्ट तो डाला है अपनी बैटिंग के जरिए, लेकिन एज अ विकेट कीपिंग नो सर, आई एम सॉरी, आपने कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया एज अ विकेट कीपर। तो पाकिस्तान एंड्स देयर होम सीजन और विद 8 टेस्ट मैचेस, और एक भी टेस्ट मैच हम नहीं जीते, 4 ड्रॉ, 4 हारे। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये जहन नशीन करें कि क्या हो रहा है आपकी क्रिकेट के साथ, आपकी टेस्ट क्रिकेट के साथ। आपकी जो पिचेस हैं वो किस तरह की पिचेस बन रही हैं, माइंडसेट किसका है। साइमन डूल जो न्यूजीलैंड का कमेंटेटर, वो कह रहा है कि क्या ये बात ठीक है कि बाबर आजम के कहने पे ये फ्लैट पिचेस बनती रहती हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम चाहता है कि उसकी एवरेज बेहतर रहे। ये बात ऑन द रिकॉर्ड हुई है, साइमन डोल ने ये बात की है, जिसको इंडोर्स किया गया बाजीद खान। अच्छा, कमेंट्री की बात करें तो बाजीद खान हो गया, वकार यूनस साहब हो गए, अरूज मुमताज साहिबा मोहतरमा हो गई। इतनी बाइस्ड कमेंट्री कौन करता है यार? आपने तो अतर अली खान को भी पीछे छोड़ दिया। खास तौर पे मैं चलो वकार यूनस से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता, बाजीद खान से भी। वो यार पाकिस्तान मैच बचा रहा है और वो कमेंट्री में कह रहा है जी नसीम शाह इज एब्सोल्युटली नो टेंशन, इज नो हरी, इज प्लेइंग कंफर्टेबली। उनसे पूछे ना वो कैसे खेल रहे हैं। और पाकिस्तान जो है ये मैच आराम से जो है बचा लेगा, दे आर इन नो हरी, दे आर इन नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। मतलब इतनी बाइस्ड कमेंट्री करते हैं, इतनी बाइस्ड कमेंट्री करते हैं। बाबर आउट हुआ है तो कह रहे हैं जी कि अनलकी रहे बाबर साहब कि वो डाउन द लेग साइड खेलते हुए आउट हो गए, ये वो। इतनी बाइस कमेंट्री अच्छी नहीं लगती। आप न्यूट्रल कमेंट्री करें मेरे भाई, आप न्यूट्रल कमेंट्री करें। आप ये ना बताएं कि क्या हो रहा है, वो तो सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है। आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया करें। पता नहीं वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले कमेंटेटर कहां रह गए। आपसे अच्छी कमेंट्री तो रमीज राजा साहब करते थे, कम से कम वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस तो करते थे। तो खैर, दिल दुखा हुआ है। मैं ये मैच और ये सीरीज जीतना चाहता था, लेकिन हमारे ख्वाबों पे जो है वो पानी फिर गया है और हम ये टेस्ट मैच नहीं बचा सके। वही कहानी है पाकिस्तान की डेड पिचेस की, पूरी दुनिया में लानते फिर रही हैं, और हम एक और सीरीज जो है नहीं जीत सके और ड्रॉ करने में सिर्फ कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान वही बात है कि सम हाउ मैनेज टू एस्केप, ठीक है ना। तो हमने दोनों में सम हाउ मैनेज टू ड्रॉ ही किए हैं। तो
इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो है मुबारकबाद तो न्यूजीलैंड को दूंगा कि उन्होंने ऐसी स्लो और घटिया कंडीशंस के अंदर, स्लो लो कंडीशन जहाँ पे टिप्पा मारते हैं बाउंसर तो वो टिप्पा खा के जाता है कीपर के पास। ऐसी घटिया कंडीशन में भी आपने अच्छी क्रिकेट खेली, आपने हमें डोमिनेट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड और कॉन्ग्रेचुलेशन टू सरफराज अहमद एज अ बैट्समैन, बार बार मैं कहूँगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह अब 9 तारीख से ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी न्यूजीलैंड के साथ, तो तब हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और देखते हैं कि किस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान, किस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान ओडीआईस खेलेगा। तब तक दीजिए, हाँ सॉरी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह निगहबान।